In today's presentation, I would like to discuss issues surrounding the use of renewable energy technologies in rural sector, particularly. Why rural sector? This is very important also to increase access to modern energy services in rural areas. आज की स्थिति में जो एनर्जी सर्विसेज रूरल सेक्टर में इंडिया में अवेलेबल हैं वो बहुत ही पुअर हैं, या वो कहा जाए कि वो मॉडर्न एनर्जी नहीं है, वो ट्रेडिशनल एनर्जी है। जैसे चूल्हा में लकड़ी जल रही है, या केरोसिन से कहीं पर स्टोव जल रहा है, या लाइट जलाने के लिए छोटे बल्ब का उपयोग हो रहा है। बड़ा इनएफिशिएंट वे है रूरल सेक्टर में। मॉडर्न एनर्जी का एक्सेस अभी तक रूरल सेक्टर में इंडिया में नहीं मिला है। यदि हम बात करें कि हमारे देश का कितना प्रतिशत एरिया इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, तो फिगर यदि हम देखें तो दैट कम्स टू 99.33% एरिया विच इज कवर्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि दिस मच एरिया इज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू दिस मॉडर्न एनर्जी। लेकिन एक्सेस होने के बावजूद भी अभी घर तक, हाउस होल्ड तक वो फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई हैं। अब आरईटीज मतलब रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ये इंक्लूड करती हैं the provision of electricity generated from renewable sources such as wind, solar, water, tidal wave and geothermal। अब इसमें टाइडल वेव जियोथर्मल का तो बहुत कम उपयोग है, लेकिन सोलर, विंड और वाटर, इससे जो हाइड्रो से जो पावर जनरेट होता है, इसका एक बड़ा रोल है जो रूरल सेक्टर तक पहुंच पाया है। प्रोविजन ऑफ अदर मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज दैट आर पावर्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर एक्टिविटीज सच एज हाउस होल्ड हीटिंग, स्पेस कंडीशनिंग एंड वाटर पंपिंग। ये तीन चीजों में मेनली हम गांव तक पहुंच पाए हैं अभी। हाउस होल्ड हीटिंग मतलब जो सोलर वाटर हीटर हम लोग यूज करते हैं, स्पेस कंडीशनिंग जो हम लोग एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करते हैं या ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, प्लस वाटर पंपिंग। वाटर पंपिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है हमारे यहाँ पिछले 4-5 सालों में, जब हम अब एग्रीकल्चर पंपिंग में सिर्फ सोलर पंप का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में जानता हूं जिन्होंने अब कन्वेंशनल पावर से एग्रीकल्चर पंप को कनेक्शन देना बंद कर दिया है। उसकी जगह हम लोग सिर्फ सोलर पंप के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहे हैं। अभी जो लास्ट ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया था एमएनआरई ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ने, लगभग 27 लाख पंप का एक टारगेट था। ये तो भी बहुत उसके मुकाबले हम कम कर पाए, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अभी टेंडर निकले हैं, इसका उपयोग इतना अच्छा है कि जब गांव में हम खेत में पंप लगाने की बात करते हैं तो दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूरे गांव में बिजली है, 11 केवी की लाइन भी है, 33 केवी की लाइन भी उस गांव से जा रही है, लेकिन जब किसान के खेत में बिजली देने की बात आती है तो उस किसान के खेत तक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ता है, वहां तक बिछाना पड़ता है, बहुत सारी लाइंस डालनी पड़ती हैं, सब स्टेशन बनाने पड़ते हैं, 33 to 11, 11 to 415, इस तरीके से लेकर के लंबी लाइनों के माध्यम से वहां पहुंचते हैं। जबकि यदि हम सोलर के माध्यम से पंप लगाते हैं तो सिर्फ एक छतरी सोलर पैनल का एक एरे होता है जो हम वहां पर इंस्टॉल करते हैं, और उस सबमर्सिबल पंप लगा करके उस खेत में पानी पहुंचा सकते हैं बड़ी आसानी से। This kind of technologies have long been subject to international debate, and action is a means of expanding access to electricity by means of off-grid or grid extension program। मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल आप लोगों को बार बार देना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैंने 16 साल तक एज डायरेक्टर काम किया और बहुत सारी इनोवेटिव स्कीम्स हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च की थी। ऑफ ग्रिड प्रोग्राम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने किया 800 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स छत्तीसगढ़ के, जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, छोटे अस्पताल होते हैं दूर दराज के एरिया में, तो लगभग 800 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, लगभग 2000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 100% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, 100% कलेक्ट्रेट्स, इन सब में हमने सोलर पावर प्लांट विद बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा करके दिया। मतलब इनकी जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स थी रूरल सेक्टर में पर्टिकुलरली, जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का 45% एरिया फॉरेस्ट है,
यहाँ 11 फॉरेस्ट सेंचुरीज हैं, 3 नेशनल पार्क्स हैं, और उसके अलावा एक फ्रिंज एरिया है उसका। तो बहुत बड़ा एरिया, 45% एरिया जंगल का है, जहां पर लाइन लेकर के जाना मना है, कन्वेंशनल लाइन्स का। तो उन जगहों पर हॉस्पिटल्स भी हैं, ट्राइबल हॉस्टल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के माध्यम से किया है। Similarly, the development of renewable energy technologies such as improved cooking stores to increase efficiency and reduce health impacts of traditional fuel use has had long history and has shown some success. पिछले 30-40 सालों से आप लोगों ने सुना होगा कि इम्प्रूव कुक स्टोव का एक कार्यक्रम चला, इम्प्रूव चूल्हे का कार्यक्रम चला, जो हम लोग घर में पहले ट्रेडिशनल चूल्हे उपयोग करते थे, उसमें बहुत ज्यादा धुआं होता था, उसमें लकड़ी का जो उपयोग है बड़ा इनएफिशिएंट तरीके से होता था। मैं आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा कि हार्डली 4 या 5% एनर्जी ही यूजफुल में कन्वर्ट हो पाती थी। हम जितनी लकड़ी जलाते हैं उसका 4 या 5% ही एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है, बाकी पूरा एटमॉस्फेयर में एमिट हो जाता है। इसी प्रकार से हम केरोसिन का जो उपयोग करते हैं वो भी इनएफिशिएंट है। उसकी जगह पर जब हमने बायोगैस का उपयोग किया या इम्प्रूव कुक स्टोव का उपयोग किया तो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। इसके जगह पर दूसरा भी एक जो चीज थी, एलपीजी, जो पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो आप लोगों ने कार्यक्रम सुना उज्ज्वला का, इस माध्यम से घर घर में एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचाए गए, जिससे हमारी जो कुकिंग एफिशिएंसी थी वो बहुत अच्छे से इंप्रूव की गई। However, growing concern over climate change and the increasing acceptance of a need for low carbon development, electrics have provided renewed emphasis on improving access. जैसा मैंने पहले आप लोगों से कहा कि हम दुनिया के पावर जनरेशन की दृष्टि से तीसरी बड़ी कंट्री हैं, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट का लगभग 2 गुना हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेट एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यह है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए या इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए की दिशा में हम कटिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कार्बन का जो इमिशन पावर जनरेशन की वजह से होता है, जो पोल्यूशन होता है, उस पर जितना अधिक से अधिक नियंत्रण हम इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से कर सकें, उस दिशा में ये देश आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा 2014 तक 20,000 मेगावाट का टारगेट था, जिसे मोदी जी ने अपनी सरकार आने के बाद में सीधे 1,75,000 मेगावाट यानी 1.75 गीगावाट, 1,75,000 मेगावाट का टारगेट रखा, जिसमें 1 लाख मेगावाट सोलर का और 75,000 मेगावाट विंड हाइड्रो, मतलब अदर देन सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका टारगेट रखा। अब ये भी एक कई बार अपने दिमाग में आप लोग सोचते होंगे, हमारे भी दिमाग में आता है कि यार यदि हम ऑलरेडी जनरेशन की दृष्टि से अपनी कुल खपत का लगभग 2 गुना लगा चुके हैं, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या करेंगे। तो निश्चित ही ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये आने वाले समय में हमारे उस फॉसिल फ्यूल से जो चलने वाले संयंत्र है उनको रिप्लेस करेगी। आप लोगों को एक जानकारी, आपकी जानकारी में एक चीज और ले आऊं, जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने 50 साल से ऊपर के जितने हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं उनको धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2018 में 50-50 मेगावाट के 4 प्लांट बंद हुए। अभी दिसंबर 2020 में 120 मेगावाट के 2 पावर प्लांट बंद हुए। यानी आने वाले समय में लगभग 7 या 8 वर्ष में जब हमारे प्रदेश के लगभग 80% प्लांट 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे, तो उनको रिनोवेट करने के लिए अनुमति नहीं है, उनको हमें बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब आने वाले समय में धीरे धीरे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं वो अपने समय के साथ साथ बंद होते जाएंगे, जिनका स्थान रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लेगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यदि हम इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग करेंगे तो क्या ये 100% रिप्लेस कर सकता है? आगे कुछ स्लाइड्स में आपके साथ में चर्चा करूंगा। जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स जिनकी मैंने बात की थी, पहला जैसे आप देखें कि हम सोलर पंपिंग कैसे करते हैं। इसमें एक प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है ड्रिंकिंग वाटर का प्रोग्राम भी है, जो बहुत बड़े लेवल पे चला। छत्तीसगढ़ ने इसको 2013-14 में लॉन्च किया था, जिसको हम ड्यूल पंप कहते हैं। जो एग्जिस्टिंग आप लोगों के हैंडपंप होते हैं, गांव दूर दराज के क्षेत्रों में हैंडपंप लगा करके सरकारें ये सोच लिया करती थी कि यार अब हैंडपंप लग गया मतलब पीने की पानी की दुविधा अब खत्म हो गई, अब यहाँ पर पीने का पानी मिलने लगा। लेकिन आप कभी जाकर के देखिएगा, जो पहले एक्वीफर में मतलब 40 फीट 50 फीट की डेप्थ तक जो हैंडपंप लगे रहते हैं, उससे निकलने वाला पानी पोर्टेबल नहीं होता, पेय योग्य नहीं होता। तो उसकी जगह पर यदि हम सोलर पंप उसी बोर में नीचे तक जाएं, हम सेकेंड एक्वीफर थर्ड एक्वीफर में जाएं, 130 फीट 160 फीट की गहराई से यदि हम पानी निकालें
तो उसी बोर्ड से आप हैंडपंप भी चला सकते हैं और उसी बोर्ड से आप ये सोलर पंप लगा करके टैंक बना के टैंक में रख के और वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं पूरे देश के फिगर तो नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अभी तक लगभग 7,000 ऐसे गांवों में जो रिमोट के हैं, जहां फ्लोराइड की समस्या है, जहां आयरन की समस्या है, पानी के साथ में आता है, जहां आर्सेनिक की बहुत ज्यादा समस्या है, ऐसे जगहों पर ऐसे पंप, सोलर ड्यूल पंप लगाए गए हैं जो अब वास्तव में पोर्टेबल वाटर, पेय योग्य पानी निकाल करके गांव में नल जल योजना के माध्यम से घर घर में सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा जो आप बीच में देख रहे हैं सोलर एयर कंडीशनिंग, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात है कि अब इस दुनिया में इसका भी आविष्कार हो चुका है। सोलर एयर कंडीशनिंग चलने लगी है। मेरे अपने घर में पिछले 5 सालों से 2 टन का एक सोलर एयर कंडीशनर चल रहा है। और यदि आप लोग चाहें तो एक डिसेंट्रलाइज मैनर में, मतलब आपके घर बिजली हो या ना हो, आप इस सोलर एसी के माध्यम से एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपकी कन्वेंशनल पावर का यूज होता है। नीचे जो मैं आपको ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम बताना चाहता हूं, जो शहर हैं, शहरों में तो अब ऑन ग्रिड सिस्टम लगने लगे हैं। ज्यादातर स्टेट में नेट मीटरिंग सिस्टम आ गया है। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि यदि आपके घर में 100 यूनिट का कंजम्पशन है और आप ऐसा कोई सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम अपनी छत पे डालें जिससे आपको 100 यूनिट जनरेशन हो जाए और वो 100 यूनिट का जनरेशन सीधे ग्रिड में चला जाए, तो आपकी बिजली का बिल 0 हो जाता है। दैट इज कॉल्ड नेट मीटरिंग सिस्टम। यदि आप 80 यूनिट जनरेट कर रहे हैं, ग्रिड में डाल रहे हैं, 100 यूनिट का आपका कंजम्पशन है, तो आपके घर का बिजली का बिल सिर्फ 20 यूनिट का ही आएगा, जिसको हम लोग नेट मीटरिंग कहते हैं। और ये ऑन ग्रिड सिस्टम शहरों में जहां बिजली की कोई समस्या नहीं है, जहां शहरों में बिजली की सप्लाई लगातार 24/7 बनी हुई है, वहां के लिए सोलर इस प्रकार के सिस्टम लग रहे हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम जहां बिजली की समस्या है, जहां बैटरी लगा करके हमको सिस्टम चलाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उदाहरण दिया, ट्राइबल हॉस्टल्स का उदाहरण दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का उदाहरण दिया, कलेक्ट्रेट का, जिला पंचायत भवनों का, जो दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो जंगल के क्षेत्र में है, बलरामपुर है, नारायणपुर है, कुंडा गांव है, सुकमा है, कुंटा है, दंतेवाड़ा है, बहुत ऐसे रिमोट जिले हैं जहां पर ऑफ ग्रिड सिस्टम के माध्यम से बिजली की सप्लाई चल रही है। और ये सिस्टम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि ये सिस्टम लगभग 18 से 20 साल से लगातार चल रहे हैं और अपनी सेवाएं ये देते जा रहे हैं। इसके बाद ये इम्प्रूव चूल्हा, जो मैं आपको बात कर रहा था कि बड़ा इनएफिशिएंट वे हुआ करता था, जिसकी जगह में अब बायोगैस आ गया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि अब तो इंडक्शन कुकर भी आ गए हैं सोलर के। सोलर इंडक्शन कुकर पे बहुत अच्छा काम हुआ है, मैंने भी उसका उपयोग करके देखा है, बहुत ही अच्छा है ये। 48 वोल्ट के एक पैनल से ये सिस्टम चल जाता है। तो जो अफोर्ड कर पाएंगे, मेरे ख्याल में आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक की जगह पर, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन आप यूज करते हैं उसकी जगह पर सोलर इंडक्शन कुकर हम लोगों के घर में उपयोग होना शुरू हो जाएगा। और ये जो चूल्हा था, इस चूल्हे की जगह में अब हम लोगों ने एफिशिएंट, जो धुआं रहित चूल्हा बोलते हैं, इसका कार्यक्रम बहुत सालों तक चलाया। लेकिन उज्ज्वला प्रोग्राम आने के बाद में, बायोगैस प्रोग्राम के पॉपुलर होने के बाद में इनकी उपयोगिता कुछ कम हो गई है। नीचे जो मैंने आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि आने वाला कल पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा, जिसमें आपने देखा मोदी जी की सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। 10,000 चार्जिंग स्टेशन पूरे देश में लगाने के लिए ऑलरेडी वर्क अलॉट हो चुका है। HPCL, BPCL, IOCL जो ऑयल कंपनीज हैं, इन्हें मैंडेटरी किया गया है कि 2023 तक ये अपने हर पेट्रोल पंप में कम से कम एक ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों ने ज्वाइंट वेंचर में लगाने के लिए MOU भी साइन किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जब चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़ी संख्या में हो जाएंगे, तो आप देखिएगा जितनी कंपनीज हैं इसको लेकर के आएंगी, और हमारे देश में जो आज हम पेट्रोलियम पदार्थों का लगभग 80% अपनी उपयोगिता का 80% इंपोर्ट करते हैं, इससे हमारी सुरक्षा हो पाएगी। हमारे देश की इकोनॉमी बिगड़ने में जो बड़ा रोल है वो इन पेट्रोलियम पदार्थों के आयात की वजह से। जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों में आपने ये जब एग्रीकल्चर बिल के ऊपर में धरने प्रदर्शन की बात सुनी होगी, तब आपने नितिन गडकरी जी का भी वो देखा होगा और कृषि मंत्री जी का भी आपने बयान देखा होगा कि हम न केवल पेट्रोलियम पदार्थ बल्कि खाने के तेल का भी लगभग 60% इंपोर्ट करते हैं। इन दोनों चीजों में जिस दिन हमारी आत्मनिर्भरता होगी, उस दिन एक्चुअल सही मायनों में हमारा देश बहुत आगे बढ़ पाएगा।
इसमें जो हम आपको बताना चाह रहे थे रिलेटिव पोजीशंस है कि जो पॉलिसीज डिक्लाइन पॉलिसीज जो कार्बन इंटेंसिव अरेंजमेंट्स है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एनजीटी ने रूल निकाला है कि जो 50 वर्ष से पुराने हमारे प्लांट हैं उनको बंद किया जाए। जिन जिन से कार्बन एमिशन ज्यादा होता था उन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे डिस्करेज किया जा रहा है, और जो जिनसे कार्बन लो कार्बन अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके लिए बड़ी इनोवेटिव पॉलिसीज हैं जिसमें इंसेंटिव्स भी बहुत बड़ी मात्रा में दिया गया है। आप लोगों को शायद अभी मालूम होगा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने बहुत बड़ी एक योजना, एक पॉलिसी लॉन्च की है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पिछले 20 सालों से माफ कर दी गई थी सोलर सेल के इंपोर्ट करने पर, सोलर पैनल के इंपोर्ट करने पर, 1 अप्रैल 2022 से ये इंपोर्ट ड्यूटी 40%, बेसिक कस्टम ड्यूटी 40% सोलर पैनल पे और 25% सोलर सेल पे लगाई गई है, जिससे हमारे अपने देश में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोलर पैनल, सोलर सेल का प्रोडक्शन हो। तो ये जो पॉलिसीज हैं हमारी, ये लो कार्बन अल्टरनेटिव्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं। अब जो एक शब्द मैंने आपको यूज किया था एनर्जी पॉवर्टी का, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जहां अमेरिका में 23,000 यूनिट पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का, और हमारे देश में मात्र 1300 यूनिट पर कैपिटा कंजम्पशन है हमारी इस कंट्री में। तो आप सोचिए कि एनर्जी कंजम्पशन दृष्टि से हम कितने पुअर हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही रहा कि एक्सेस नहीं है। जो हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं उनमें इसका एक्सेस बहुत पुअर है। द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज टू पावर रूरल डेवलपमेंट हैज बीन अंडरस्टूड फॉर मेनी डिकेड्स, however it is only recently that significant effort has been made. 2016 तक हर साल हम सुनते थे कि आने वाले 3 वर्ष में, आने वाले 2 वर्ष में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, 100% हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन 2016 तक स्थिति ये थी कि 70% गांव भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं थे, और पिछले 3 वर्षों में 100% गांव, 100% भारत के गांव इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। अब केवल कुछ घरों में जो स्कैटर्ड थे, जैसे आपने कश्मीर के क्षेत्र में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में, या आपने कभी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ रिमोट एरिया में देखा होगा, जंगल के क्षेत्रों में, जहां कुछ घर स्कैटर्ड, बहुत दूर बसे हुए हैं, तो उन घरों तक बिजली पहुंचाने का कार्य चल रहा है। जहां नहीं पहुंचा था वहां सोलर के माध्यम से तो पहुंचा ही दिया गया है। सोलर होम लाइटिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लाइट, पंखा, टीवी, कंप्यूटर आदि चला सकते हैं। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट के छोटे छोटे प्लांट लगा करके लोग इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं। रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी थ्रू रूरल डेवलपमेंट इज व्यूड एज ए की रिक्वायरमेंट। आप सब जानते हैं यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या जो एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स होती हैं वो नहीं चलाई जा सकती। रोजगार के लिए जो उद्योग लगने चाहिए या दूसरी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो सकते। तो मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज जहां पहुंच पा रही हैं या जहां इलेक्ट्रिसिटी 24/7 पहुंच पाई है, वहां बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। हरियाणा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हरियाणा भी आपने देखा होगा, हरियाणा यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से 1/3 के करीब करीब लगता है, लेकिन वहां देखेंगे तो हमारे छपरी रीजन में, हरियाणा में 3 गुना से ज्यादा पावर कंजम्पशन है उस स्टेट में। मैं हरियाणा में भी, मुझे चेयरमैन के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था, तो वहां 3 गुना ज्यादा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि वहां पूरे जितने गांव है, अब गांव जैसी चीज तो है नहीं, वहां अर्बन है या सब एरिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सेस है वो 24/7 है, पूरे दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। और जैसा सच एज इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, क्लीन कुकिंग फ्यूल, जो नेचुरल गैस है इसकी अप्रोच भी अब जो जितने हमारे जिसको हम डेवलप्ड स्टेट्स कह सकते हैं, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, इसमें लगभग 100% गांव में एलपीजी पहुंच चुकी है, गैस कनेक्शंस पहुंच चुके हैं। इसलिए वहां क्लीन एनर्जी से काम हो रहा है। Access to modern energy can be defined as a household ability to obtain an energy service should it decide to do so. Access is a function of availability and affordability. इसमें दोनों इन चीजों को भी गौर करना होगा कि अवेलेबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी। कुछ शिकायतें लोग करते हैं कि साहब उज्ज्वला में गैस कनेक्शन तो बांट दिए गए, लेकिन गैस की जो कॉस्ट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये बात निश्चित है कि यदि आपको मॉडर्न एनर्जी चाहिए, यदि आपको अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की
चीजें फैसिलिटीज चाहिए, तो उसकी कॉस्ट अफोर्ड करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा। कुछ पिछली सरकारों ने जो कुछ किया था कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, फ्री में खाद दे देना, सब्सिडाइज प्राइस पर दवाइयां दे देना, सब्सिडाइज प्राइस पे बीज दे देना, इन चीजों के करने के कारण हुआ कि सिर्फ वही चीजें वहां तक पहुंचती गई जिन पे अनुदान था। वो अनुदान के आयतों के कारण लोग मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न जो हमारा पावर है, उससे भी वो लोग डिप्राइव्ड ऑफ रह गए। फॉर एनर्जी टू बी कंसिडर्ड अवेलेबल टू ए हाउस होल्ड, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये गरीबी दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपको एक फैसिलिटी दे रहा है जिसके माध्यम से आप जिसका उपयोग करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं दूसरे तरीके से। मतलब ये पावर्टी इंप्रूवमेंट के लिए ये कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है बिजली पहुंचाने का, ये चलाया जा रहा है कि इसके माध्यम से आप काम करें, इसका उपयोग करें, और कुछ ऐसे उद्योग धंधे जो आज तक आप शुरू नहीं कर पाए थे, वो शुरू करके अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत कर सकें। Most rural societies experience limited access to modern energy services due to problems of availability and affordability. Instead, they rely on traditional fuels. कुछ सरकारों ने बहुत अच्छा किया। छत्तीसगढ़ में जैसे हाफ रेट पे बिजली दी गई, उसका फायदा ये हुआ कि जिन घरों में 300-400 यूनिट भी कंजम्पशन होता है, उनके यहाँ बिजली का बिल सिर्फ 150 यूनिट का आता है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया कि 200 यूनिट तक जो बिजली का कंजम्पशन हो रहा है वो फ्री कर दिया जाएगा। 200 के ऊपर जो होगा, इसका मतलब है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी पावर कंजम्पशन की ज्यादा है, देन यू हैव टू पे फुल बिल। तो ये बिजली के दरों में जो आधा प्राइस किया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया, यदि आप एग्रीकल्चर पंप यूज करना चाहते हैं तो 7,500 यूनिट तक आपके लिए फ्री है। 7,500 यूनिट से ज्यादा यदि आप कंजम्पशन करते हैं, यानी आपकी खेती ज्यादा है, तो आपको कुछ थोड़ा अमाउंट बिजली के बिल के रूप में पे करना होगा। मतलब टू मेक दिस फैसिलिटी अफोर्डेबल फॉर द पीपल, पुअर पीपल, ये कुछ योजनाएं हैं जिससे इसको क्लब किया गया। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, एक्सेस हो गया, लेकिन उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग प्रकार की योजनाएं चालू की। गैस की सब्सिडी, आप लोगों को मालूम हुआ कि एलपीजी आज भी, भले वो 700 रुपए का सिलेंडर हो गया या 800 रुपए का सिलेंडर हो गया, लेकिन यदि उसको आप पर जूल के हिसाब से उसका रेट कैलकुलेट करेंगे, आज भी सबसे सस्ता ईंधन एलपीजी है, सबसे सस्ता ईंधन। आप लकड़ी खरीद के जला के देख लें, आप केरोसिन जला करके देख लें, यदि खरीद करके आप जलाते हैं, आप कोयला खरीद करके जला के देख लें, ये सभी जो फ्यूल हैं एलपीजी के कंपैरिजन में महंगे पड़ेंगे। Most rural societies experience limited access to modern energy services due to problems of availability and affordability. Instead, they rely on traditional fares. इसके बावजूद, मतलब जिन गांवों में ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, ये साधन पहुंच गए हैं, उसके बावजूद लोग अभी भी ट्रेडिशनल कहीं कहीं पर अफोर्ड न कर पाने के कारण करते हैं। Predominantly, animal dung, crop residue and wood for the majority of their energy needs. Animal dung का, जिसको हम कंडे कहते हैं, थेपले कहते हैं, इनका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में आज भी गांव में होता है। लेकिन मैं इसे गलत भी नहीं मानता, क्योंकि जब आप काऊ रखते हैं, कैटल रखते हैं, तो आपके पास बड़ी मात्रा में गोबर होता है। यदि आप गोबर गैस के माध्यम से उसको गैस में कन्वर्ट कर लें, तब तो आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं, तब तो आप गैस भी सीधे जला सकते हैं, इंजन भी चला सकते हैं, पंप भी चला सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में बायोगैस जैसा साधन नहीं है, तो कंडे के रूप में इसका एफिशिएंट उपयोग होता है। Such energy poverty has a serious impact on living standards and productivity. मैंने आपको बताया कि हम एनर्जी कंजम्पशन की दृष्टि से अभी पावर पुअर कंट्री में आते हैं, एनर्जी पावर्टी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है। ये आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशंस हैं कंट्री में, आई थिंक आई शुड स्किप दिस। टोटल जनरेशन ये 19-20 तक का जो मैंने आपको ये दिखाया कि लगभग 3,75,000 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। और पिछले महीने का 15 तारीख का जो रिकॉर्ड मैंने चेक किया था, हमारी पीक डिमांड, इस कंट्री की पीक डिमांड 1,85,000 मेगावाट। मैंने आपको बताया हमारे देश की इंस्टॉल कैपेसिटी 3,75,000 मेगावाट है, और पिछले महीने 15 तारीख को 1,85,000 मेगावाट हमारी पीक डिमांड आई थी। इन्हें पीक डिमांड और जनरेशन के बीच में लगभग आधे का अंतर है। अब इस गैप को हम कम करेंगे, हम जितने भी प्लांट हैं उनका पीएलएफ हम लोग बोलते हैं, पावर लोड फैक्टर, ये प्लांट लोड फैक्टर, वो हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं थर्मल प्लांट्स का। और डे बाय डे आप रोज यदि उठा करके डेटा देखेंगे, जो लोग सोलर एनर्जी में काम करते हैं, विंड एनर्जी में काम करते हैं, रोज आप डेटा उठाकर देखेंगे, तो एवरी डे वी आर
increasing capacity of solar and wind in this country. The fact that traditional fuel cannot produce a range of modern energy services such as mechanical power, electricity, तो ट्रेडिशनल पावर जो गांव में उपयोग होते रहे हैं, आपने देखा जैसे बैलगाड़ी थी या लकड़ी जलाते थे, कंडा जलाते थे, इससे आप मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मुश्किल का काम है. इट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू इंप्रूव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज आया. मैं करीब करीब 17-18 साल मैंने यहाँ पर गांव में काम किया और निकाला. मैंने देखा एजुकेशन सेक्टर में तो सही में चमत्कार हुआ है. सोलर एनर्जी आने के बाद, अल्टरनेट एनर्जी आने के बाद में हम गांव दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे. लोगों ने टीवी देखना शुरू किया. टीवी के माध्यम से उन लोगों को कार्यक्रम देखने मिला. जो एजुसेट के माध्यम से जो हर स्कूल में सिस्टम लगाए गए थे, ई क्लासरूम्स बनाए गए थे, उनमें पढ़ाई शुरू हुई. एक बहुत अच्छा टीचर एक सेंट्रल प्लेस पे कैपिटल में बैठ करके पढ़ा रहा है. उस पढ़ाई का उपयोग, उस अध्ययन का उपयोग दूर दराज के क्षेत्र के गांव तक होने लगा. ये इस रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा हमारे गांव के लोगों के बीच में हुआ. ट्रेडिशनल फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी एफिशिएंसी, वुड डिलीवर्स एनर्जी. यहाँ जो मैं आपको पहले एक फिगर बता रहा था कि जो वुड है वो एमजे, जो जूल में हम लोग बोलते हैं, मिलियन जूल पर केजी ऑफ फ्यूल, तो वुड से सिर्फ 3 डिलीवर होती है. वुड विद स्टोव, यदि आप चूल्हे में जलाएंगे तो 5. मतलब एफिशिएंसी कितनी पुअर है देखिए इसके. आप चारकोल विद स्टोव यदि करेंगे तो 10, केरोसिन का उपयोग करेंगे स्टोव में तो 12, बायोगैस का करेंगे तो 15, जबकि एलपीजी का यदि आप करेंगे तो 25 to 30 मेगाजूल पर केजी ऑफ फ्यूल. एज अ रिजल्ट दे रिक्वायर सब्सटेंशियल टाइम एंड एफर्ट टू कलेक्ट. गांव में जो लोग रहते हैं, मैं ऐसे गांव में रह करके पढ़ा हूं जहां बिजली नहीं थी. मेरा बचपन ऐसे गांव में था, इलेक्ट्रिफाइड विलेज में मैं रहता था. और मुझे मालूम है मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरे पिता तो एक शिक्षक थे, तो मेरे घर में लकड़ी कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं जाता था, लेकिन कलेक्ट करके लाने वाले लोगों को मैं देखता था कि सुबह से वो निकलते थे और करीब 3 से 4 घंटा उनका रोज की लकड़ी कलेक्शन में ही जाता था. तो इस टाइम को बचाने में इस रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा रोल रहा. और अब लगभग सभी गाँव में ये क्रिया खत्म हो चुकी है. सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. अब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उन्होंने अपना समय लेना शुरू किया. इट मैनेज्ड इफेक्टिवली, इनइफेक्टिवली. Such resources use can also degrade the environment and create negative spillover effects. आप लोगों को जो गांव में रहे हों, बचपन का अपना रसोई घर, अपना किचन याद होगा कि पूरी तरह से वो काला होता था. गोबर से लीपते थे, सफेदी लगा करके सफेद चूने से उसको लीपना पड़ता था. बहुत फ्रिक्वेंटली उसको लीपना होता था क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरीके का था कि पूरे घर में धुआं भरा रहता था. मुझे याद है अपना वो बचपन. लेकिन अब ये जितने हमारे रिन्यूएबल एनर्जी साधन या मॉडर्न एनर्जी डिवाइसेस आए हैं, इससे क्लाइमेट जो है या एटमॉस्फेयर है वहां का काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है. इट सीम्स लॉजिकल टू एज्यूम दैट इंक्रीज एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज मूविंग अप द एनर्जी लेडर कैन कैटलाइज रिवर डेवलपमेंट. मैं इसको सीढ़ी के रूप में देखता हूँ. यदि हम सीढ़ी एक लगा करके और सोचें कि इसमें मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज का है, तो जो सबसे नीचे सीढ़ी के जो सबसे नीचे पायदान पर जो है वो गाँव के लोग हैं. और जैसे जैसे उनका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है, उस सीढ़ी में वो चढ़ते हुए ऊपर के लेवल तक चले जाते हैं. जैसे मैंने कहा, अमेरिका में 23,000 यूनिट पर एनम पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो उस सीढ़ी के सबसे ऊंची पायदान पर बैठे हुए लोग हैं. आप यूरोप जाएं, जापान जाएं, कोरिया जाएं, बहुत सारी कंट्री आप देखें जाकर के. मुझे ईश्वर ने अवसर दिया, मैं 50 से ज्यादा कंट्री गया हूँ और मैंने इन सारी विधाओं को देखा है और समझा है कि हम न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि एनर्जी की दृष्टि से भी बहुत पुअर है. बल्कि हम लोगों को बहुत सारी ऊंचाइयां पूरी करनी है. मूवमेंट अप टू एनर्जी लेडर कैन ऑकर विद इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, एग्रीकल्चर, हाउसहोल्ड, कुकिंग, हाउसहोल्ड लाइटिंग एंड हीटिंग. सो दिस आर द चॉइसेस. ट्रेडिशनल जो मैं आपको बात किया, फायरवुड, चारकोल, डंकेट, कॉपर रेसिड्यूज. पहरा भी जलाते हैं, आपने देखा होगा. लकड़ी के टुकड़े, जो कचरा होता है या पेड़ों से जो गिरते हैं पत्ते, उनको इकट्ठा कर लिया. कभी कभी उसको लड्डू के रूप में गोबर के साथ में मिला करके, लड्डू कोयला बोलते हैं लोग उसको, उस फॉर्म में बना करके भी चारकोल या पैलेट्स बना करके उसका भी उपयोग करते हैं. मॉडर्न फ्यूल में जब हम केरोसिन से शुरू हुए थे, अब केरोसिन भी आपने देखा धीरे धीरे मुश्किल से 3 या 4% रह गया है. इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, कोल, कोक, गुड फॉर्म ऑफ बायोमास एंड देन सोलर. इसमें मैं एक गैसीफायर की बात जरूर करना चाहूंगा, जो गांव में मैंने देखा, बिहार में देखा. यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गांव में गैसीफायर लगाया था. मतलब कन्वर्शन ऑफ फ्यूल, दिस सॉलिड वुड, सॉलिड एग्रो वेस्ट
into gaseous form is gasifier. ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक चेंबर में इसको जलाया जाता है और जो गैस बनती है दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इनफैक्ट ये। और इस गैस से बर्नर भी जला रहे हैं लोग बाग। यहाँ जेल में हम लोगों ने सिस्टम लगाया, छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में ये सिस्टम लगा दिया, जहां पर मतलब एक एक दिन में 28 कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता था, उसकी बचत हो गई। सेंट्रल जेल रायपुर में हम लोगों ने पहले साल 18 लाख रुपए की सेविंग की थी सिर्फ गैसीफायर लगा करके। तो इसको हम मॉडर्न फ्यूल मान सकते हैं। मतलब ये एलपीजी से भी सस्ता पड़ने लगा। जब हम वुड के टुकड़े लेते थे किसी आरा मिल में जाकर के, जो वेस्ट होता था वहां का वुड का, उसको लाते थे और उसको हम गैसीफायर में जला करके उपयोग करके देखा हमने। तो जितने कम्युनिटी किचन हैं उनमें यदि गैसीफायर का उपयोग हम करते हैं, जो गाँव में बड़े आसानी से होता है, गाँव में छोटे छोटे गैसीफायर बनाए जा सकते हैं। मेरे अपने घर में यहाँ पर है, मैं रायपुर में रहता हूँ, रायपुर से बिल्कुल लगा हुआ है मेरा, तो यहाँ पर भी मैं गैसीफायर का उपयोग करता हूँ। जिस दिन हमारे घर में ज्यादा लोगों को खाना बनाना होता है, 20, 25, 50 लोगों का, तो चूंकि मेरा वहां पर एक फार्म भी है, तो उस फार्म से निकलने वाला जो बायोमास है उसको हम लोग ब्रिकेट्स के रूप में कन्वर्ट करके और गैसीफायर में जलाते हैं, तो वो हमको एलपीजी से भी सस्ता पड़ता है। तो इसका उपयोग भी यदि गांव के क्षेत्रों में किया जाए, एक क्लीन एनर्जी हमको मिल सकती है। ये एक हमने एनर्जी लेडर जो मैं बात किया था आपसे, जहां कम उपयोग होता है वहां पर लोग नीचे पायदान में माने जाते हैं, और पॉवर्टी लाइन में नीचे समझ सकते हो आप, एनर्जी पॉवर्टी लाइन में। ये दिस इज हाउसहोल्ड फ्यूल यूसेज डिसीजन। It has been frequently estimated that billions of rural people have no access to modern energy services. आज भी मैं इस बात को मानता हूँ। एक छोटी सी चीज लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोग भी लोगों तक लेकर के जाएं। हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट कहते हैं, ये स्मार्ट टीवी यूज करते हैं, स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में हम हैं कितने स्मार्ट? आप जरा सोचिए, कई बार हम किसी से मोबाइल में बात करते रहते हैं और वो कहता है यार मैं मोबाइल बंद करता हूं क्योंकि इसमें बैटरी खत्म होने वाली है, मैं करीब 20 मिनट में अपने घर पहुंचूंगा, फिर आपको चार्जिंग में लगा के आपसे मैं बात करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक मोबाइल जिसमें 4000 मिली एम्पियर आवर की छोटी सी बैटरी लगी हुई है, तो आप जानते हैं उसका वोल्टेज कितना है? 3.2, या जिसमें फेरोफॉस्फेट है उसमें 3.7 वोल्ट। इतने कम वोल्टेज की एक बैटरी लगी है वहां पर, इतने कम वोल्टेज की, और उसको चार्ज करने के लिए मैं 230 वोल्ट के एसी कनेक्शन पर आश्रित हूं, डिपेंडेंट हूं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मोबाइल का सोलर चार्जर देखा होगा। जितना बड़ा मोबाइल होता है ना, सिर्फ उतना ही बड़ा एक मोबाइल चार्जर होता है, बिल्कुल छोटा सा। आप जैसे आप लोग आजकल पावर बैंक साथ में चलते हैं, आप चाहें तो वैसे सोलर बैटरी चार्जर भी एक साथ में लेके चल सकते हैं, वो भी उतना ही छोटा होता है। और उसकी कीमत कितनी है? आप बाजार में जाके देखिए, आप आश्चर्य करेंगे, 150 रुपए का होता है वो, मात्र 150 रुपए। बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो 200 रुपए का है। हम लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप का सोलर चार्जर कितने का होता है? लैपटॉप में भी लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है, उसका भी वोल्टेज बहुत कम है, 6 वोल्ट का है, कहीं 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें। और उसको चार्ज करने के लिए जो हमको चार्जर पड़ेगी वो भी लैपटॉप के ही साइज का चार्जर आता है, बिल्कुल छोटा सा चार्जर। 1500 रुपए, 1200 रुपए चार्जर विद कंट्रोलर। क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी डिवाइसेस हैं। आप गांव-गांव तक यदि ये बात हम पहुंचा पाए कि आपको अपना बैटरी सोलर अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, लाइट चार्ज करने के लिए आपको कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं है। मैं सन 89 से अपने घर में सोलर पावर यूज करता हूँ। शायद हो सकता है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एक्सेस है इस टेक्नोलॉजी के साथ में। टीवी चलाने के लिए आप आश्चर्य करोगे, टीवी कैसे चल सकता है? सिर्फ सोलर पैनल से टीवी कितनी आसानी से चलाया जा सकता है। एक जो हमारा टीवी होता है या हमारा कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डीसी डिवाइस है। इसके पीछे एक रेक्टिफायर का सर्किट लगा रहता है, जो हम ऊपर एक पैनल लगा देते हैं, सिर्फ एक सिंगल पैनल, 150 वाट का भी हो सकता है, 200 वाट का भी एक पैनल हो सकता है। उसके जो 2 तार आते हैं प्लस माइनस के, उसको लेकर के आए, और जहां से इसका इनपुट है रेक्टिफायर का, उस रेक्टिफायर को यदि हम रिमूव कर दें या बाईपास कर दें और उसकी जगह एक छोटी सी लिथियम आयन की बैटरी लगा दें, लिथियम आयन की बैटरी आपके मोबाइल से ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। जितना बड़ा टोटल मोबाइल होता है हमारा, जो बड़ा साइज का जो मोबाइल आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका आप 8 इंच या 6 इंच का बोल सकते, 6 इंच तो ज्यादा हो जाता है, 6 इंच से भी कम का,
4-4.5 इंच का के साइज का होगा और थिकनेस भी उसकी होगी मुश्किल से 5-6 mm की थिकनेस होगी। इतना पतला सा एक वो लिथियम आयन की बैटरी आएगी, उसको आप रेक्टिफायर के साथ में वहीं पर अटैच कर दीजिए और उसको आप जोड़ दीजिए। आपका टेलीविजन बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग के, आप टाटा स्काई यदि यूज कर रहे हैं या जो भी डिश यूज कर रहे हैं, तो वो आपका वायरलेस हो गया। ऊपर में छतरी लगी है, उसका वायर आया वहां पे लग गया, उसके साथ में आपने एक पैनल के साथ में जोड़ दिया, तो अब ये आपका वायरलेस टीवी हो गया। सोलर के माध्यम से आप पूरे 12 महीने में, फिर से आपसे कह रहा हूं, आप लोग ये मत सोचिए कि बरसात के दिनों में क्या होगा, क्योंकि ये फोटोवोल्टाइक है। फोटोवोल्टाइक्स में फोटॉन्स चाहिए, तो सोलर पैनल से आप इतनी बिजली पैदा कर सकते हो कि बड़े आसानी से आप अपना टेलीविजन चला सकते हो। कहीं 40 वॉट का टीवी है, कहीं 80 वॉट का टीवी है। स्मार्ट टीवी जो आजकल एलईडी टीवी आ रहे हैं, ये तो 50 और 60 वॉट के डिवाइस हैं, लेकिन इनके लिए भी चलाने के लिए लोग बाग बिजली पर निर्भर हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कहते हैं हम स्मार्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन हम अपने टीवी के लिए, यार अभी बिजली नहीं आ रही है तो मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ, बिजली नहीं है तो मैं प्रोग्राम नहीं देख पा रहा हूँ इतना अच्छा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार, व्हाई डोंट यू हैव वन सोलर सिस्टम, स्मॉल सोलर सिस्टम, एटलीस्ट टू रन ऑल योर एसेंशियल डिवाइसेस। आपके घर में लगने वाला जो टीवी, कंप्यूटर, लाइट, पंखा, मिक्सी, ये सब आप बड़े आसानी से इसके माध्यम से चला सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा, प्लीज म्यूट योर माइक। जो मैं आपको इसमें बता रहा था, एलिमेंटल रिन्यूएबल सोर्सेज, वाटर इंक्लूडिंग टाइडल, इसमें हाइडल भी आता है, और सोलर में सोलर पंप है, डोमेस्टिक में सोलर कुकर है। सोलर पंप आप सब अपने घर में जरूर लगवाइए। जो लोग भी टुल्लू पंप यूज कर रहे हैं या जो लोग अपने घर में छोटा सबमर्सिबल यूज कर रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा कि इतने अच्छे पंप आते हैं जो मेरे अपने घर में चल रहा है 19 साल से, जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, सोलर से भी चलता है। मैं सोलर से ही चलाता हूं उसको हमेशा। सिर्फ 2 पैनल ऊपर में लगे हुए हैं, सिर्फ 2 पैनल, और उससे मैं उसको स्विच ऑन करता हूं और वो इतना पानी निकालता है कि मेरी ओवरहेड टैंक को बढ़ देता है, मेरे घर के गार्डन को सींच देता है, लॉन में पूरे समय पानी चलता रहता है। मेरे को उस पानी को उपयोग करने के लिए, उस बोर को या नगर निगम के पानी से जो मैं नीचे की टैंक भरता हूं, उसको ऊपर ले जाने के लिए बिजली के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटा सा उपयोग है, और ये क्वार्टर एचपी से लेकर, तो आपके घर में तो क्वार्टर एचपी लगता है या हाफ एचपी लगता है या 1 एचपी लगता है। यदि आप गांव में बैठे हुए हैं तो आपको तो बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। सोलर पंप मैंने आपको बताया इसी विश्वास के साथ, इसलिए 19 साल से मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं। सोलर कुकर आप सब जानते हैं, ठीक है, सोलर कुकर में समय लगता है। जो लोग सर्विस में जाते हैं वो लोग उसका उपयोग आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह इंडक्शन आ गया है। इंडक्शन अभी कुछ महंगा जरूर है, लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे कि हर घर में सोलर इंडक्शन कुकर होगा। इलेक्ट्रिसिटी में फोटोवोल्टाइक छोटा से छोटा प्लांट, मतलब यदि आप 500 वाट का भी चाहें तो लगा सकते हैं, और मॉड्यूलर होने का एक बड़ा फायदा है इसका। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं 89 से यूज कर रहा हूं, तो 89 में मेरे पास में 200 वाट का सिस्टम था, 200 वाट का सिस्टम था। आज 10 किलोवाट का सिस्टम है, 10 किलोवाट का सिस्टम है। तो क्या करते हैं अपन, हर साल जब भी कभी हुआ, मेरे पास में इस बार 5,000 रुपए स्पेयर में है, 10,000 रुपए स्पेयर में है, मुझे एरियर्स मिले हैं, तो मैं अपनी उस कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। वो मॉड्यूलर सिस्टम है, आप उसको चाहे जितनी कैपेसिटी तक बढ़ाना चाहें आप बढ़ा करके ले जा सकते हैं उसको, उसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। तो ये एक उसका बड़ा फायदा फोटोवोल्टाइक का, इलेक्ट्रिसिटी का, कि जैसे जैसे आपके घर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए। मैंने जापान में इस बात को देखा था कि यदि कोई अपने घर में एक सोलर कोई फ्रिज लेकर के आता है, तो फ्रिज का कंजम्पशन जितना है, आपको मालूम है फ्रिज का कंजम्पशन आजकल कितना है? 5 स्टार रेटेड जो आप फ्रिज खरीद करके लाते हैं, उसमें ऊपर में एक लिखा रहता है 600 यूनिट्स पर एनम। जो बड़ा फ्रिज है, बड़े साइज का जो डबल डोर फ्रिज आता है, उसका 600 यूनिट्स पर एनम, यानी एक दिन का कंजम्पशन 2 मिनट का भी नहीं है। तो जापान में जब वो लोग खरीद करके लाते हैं, तो आपने देखा यूरोप में, जापान में जो उनकी छतें हैं वो स्लांटिंग है, तो उसमें वो एक पैनल भी साथ में लेके आते हैं सोलर का, और उसको स्लाइड करके वहां पे फिट कर देते हैं। तो उनके घर का फ्रिज अब सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल से चलता है। माइक्रो पिको हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटिंग, चाइना में 20,000 मेगावाट बिजली, ये पिको हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब बिल्कुल स्मॉल साइज, 5 किलोवाट 10 किलोवाट के छोटे छोटे जनरेटर्स लगा के रखे हुए हैं, और उससे वो बिजली पैदा करते हैं।
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतने सारे पेरेनियल सोर्सेज हैं दूर दराज के क्षेत्रों में। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में खासकर देखें या साउथ के भी कुछ जगहों पर मैंने देखा कि जहां पानी ऐसे ही बहता रहता है, नदियों में, नालों में। मैं अभी जर्मनी गया था पिछले साल, वहां मैंने देखा जो एक शहर के अंदर से नाला निकल रहा था, उस नाले में करीब करीब 10 जगहों पर इन लोगों ने पीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगा के रखा था और उस शहर का पूरा स्ट्रीट लाइट का लोड उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक से ही मिट आउट करते थे वो। तो इस प्रकार से यदि रिन्यूएबल एनर्जी के छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज उपयोग करना हम शुरू कर दें तो हमारी डिपेंडेंसी इस कोयले के ऊपर में और सेंट्रलाइज पावर जनरेशन पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। विंड में ठीक है, विंड पावर्ड पंप्स आते हैं, विंड पावर्ड जनरेटर्स आते हैं, जहां संभव हो वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में हम लोगों ने बहुत कम काम किया। मैं एज कंपेयर टू पोटेंशियल यदि मैं बात करूं तो एनर्जी क्रॉप्स इतनी सारी हैं, स्टैंडर्ड क्रॉप्स हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स कितने सारे निकलते हैं, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे यदि हम लोग काम करने की कोशिश करें, किसी भी गांव में मैं कहता हूं बायोगैस डाइजेस्टर लगा करके आराम से आपूर्ति की जा सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, इंग्लैंड में, यूके में जो मैंने देखा या नॉर्वे में जो मैंने देखा, यदि पोल्ट्रीज हैं तो उन पोल्ट्रीज को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती। एक बड़ा छोटा सा थंब रूल है ये कि पोल्ट्री में जितनी बर्ड्स होती हैं उतने बर्ड्स को पालने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, हेचरी में जितनी गैस की आवश्यकता है, पोल्ट्री वेस्ट जो निकलता है, एक्सक्रीटा निकलता है, उससे आप इतना मिथनाइजेशन कर सकते हैं, इतना बायोगैस जनरेशन कर सकते हैं कि आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकते हैं आसानी से। ये कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन रूरल एरियाज। मैं पहले आपको इसमें डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज आल्सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक वेरी लेंथी टू elaborate this. Decentralized authorities, इसकी जो ब्यूटी है मैं आप लोगों को बता दूं, रिन्यूएबल एनर्जी की ब्यूटी है इट्स डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंजम्पशन। मतलब मैं समझता हूं पावर जनरेशन का ऐसा शायद ही कोई दूसरा सोर्स होगा जिसमें 1 वाट से लेकर गीगावाट तक आप पावर जनरेशन कर सकते हैं और गीगावाट तक आप कंजम्पशन कर सकते हैं एक ही जगह पर। 1 वाट से लेकर गीगावाट तक। आप थर्मल में तो कल्पना भी नहीं कर सकते किलोवाट की, आप हाइडल में 5 किलोवाट मिनिमम जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन सोलर के केस में यदि आप चाहें तो 1 वाट का छोटा सा मॉड्यूल आता है, एक सेल ही आता है, और 3 वाट के भी आते हैं जिससे लोग रेडियो पे जाते हैं, गांव में आपने देखा होगा। 3 वाट 6 वाट के जो मॉड्यूल होते हैं उससे वो लालटेन जलाते हैं, स्टडी लैंप जलाते हैं, आप लोगों ने 10 वाट की, ये भी आपने देखा होगा। 35 वाट 75 वाट से पूरे गांव की स्ट्रीट लाइट चला लेते हैं वो लोग। आजकल तो एलईडी आ गई है। तो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी में जो काम हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यदि आप चाहें तो आप अपनी निर्भरता जो हमारे थर्मल सोर्सेज हैं या जो हमारे पॉल्यूट करने वाले जो एनर्जी जनरेशन के सोर्सेज हैं, उनसे अपने आप को अलग करके पूरी तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी एनर्जी मीट आउट कर सकते हैं। दे ऑपरेट स्मॉलर स्केल्स, एप्रोप्रिएट टू लोकल नीड्स। आप मुझे कहेंगे कि इस एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 50 एकड़ में बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी है, इसके सिर्फ एक सेक्टर को आप इलेक्ट्रीफाई कर दीजिए, दैट इज पॉसिबल। मैं उसको सोलर के माध्यम से सिर्फ उस बिल्डिंग की छत पर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सिस्टम ऊपर छत में लगा करके उस बिल्डिंग की एनर्जी रिक्वायरमेंट को मैं मीट आउट कर सकता हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। So with this word, I think we already discussed the benefits and impacts. So thank you. Yeah.